जय हिंद। बिट्टू सर गए चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का टाइप नंबर 7, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ज्यामिति के बारे में। और ज्यामिति में हम लोग बात करने वाले हैं बिंदु के बारे में। सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे वो बिंदु के बारे में। सबसे पहले अगर ज्यामिति देखा जाए तो ज्यामिति एक संस्कृत शब्द है। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होता है जया प्लस मिति। जया प्लस मिति। जया का अर्थ होता है पृथ्वी, जया का अर्थ पृथ्वी, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी भूमि का मापन। प्रारंभ में बेबीलोनिया के लोग जो थे ज्यामिति का उपयोग सबसे पहले किए थे और उसको भूमि के मापन के लिए किया जाता था। और ज्यामिति के अगर पिता कहे जाते तो आपको ज्यामिति के पिता जो है वो है यूक्लिड। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड। यह जो है स्नान कराने वाले थे। तो यह मिल्टस नगर का व्यापारी था। व्यापारी के दौरान बहुत पैसा वगैरह कमाया। उसके बाद ज्यामिति में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को खोज किए और ज्यामिति में इन्होंने मेन इनका पिता होने का कारण था कि यूक्लिड जो है एक अपना पुस्तक लिखे द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स पुस्तक लिखे और इस एलिमेंट्स पुस्तक को 13 खंड में बांटे। कितने खंड में? 13 खंड में। और इसके प्रथम खंड में जो है 23 परिभाषा दी। 23 परिभाषा, यानी कहने का मतलब ज्यामिति के पिता यूक्लिड इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने परिभाषा तर्क के आधार पर इन्होंने माने कि 23 परिभाषा दिए हैं। 13 खंड में पहले बांटे हैं उसको, और उसमें जो पहला खंड था उसमें इन्होंने 23 परिभाषा दी है। और इसीलिए इन सभी चीजों के आधार पर ही ज्यामिति के पिता कहे जाते हैं यूक्लिड को। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड है। तो अब हम बात करते हैं बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है। तो इन्होंने सबसे पहला परिभाषा जो दी है एलिमेंट पुस्तक के पहला खंड में, उसमें बिंदु के बारे में दिए। और बिंदु के बारे में बताएं कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यानी बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब सीधा समझिए कि बिंदु, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये मार्कर है, तो इसको अभी कई भाग किए? 2 भाग किए। फिर इसको भी इस तरह से भाग करते जाए, इतना कर दे कि इसका कोई भाग ही नहीं रहे, तो उसी को माना गया है बिंदु। एक्चुअली जब देखा जाए तो बिंदु का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत ही नग्न होता है, लेकिन बहुत ही नग्न, एकदम बहुत ही कम। कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत ही नग्न होता है। माने एक तरह से अगर सोचा जाए तो बिंदु को एक निर्देशित किया जाता है, केवल सूचित किया जाता है। किसी विशेष स्थान के लिए बिंदु का यूज किया जाता है। जैसे हम बोल दिए कि यहाँ ए से लेकर के बी बिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ, तो ये बी बिंदु पर रखा हुआ, मैंने ये निर्देश कर रहा, सूचित कर रहा है कि इस बिंदु पर है। बिल्कुल चीजें समझ गए होंगे। चलिए, जैसे बोल देंगे कि यहाँ देखिए आपका जनकपुर है, यहाँ देखिए आपका एपीआर है, तो एपीआर इस बिंदु पर इसको क्या कर रहे हैं? सूचित कर रहे हैं। एक सूचित करने के लिए क्या करते हैं? बिंदु का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली जब देखा जाए तो बिंदु का ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई होता, अगर होता भी है तो बहुत नग्न होता है। यानी अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ये परिभाषित ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी, ऊंचाई नहीं। इसीलिए बिंदु को कहा गया अपरिभाषित है। इसे केवल माना जा सकता है। यानी मानते हैं कि माने कि यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है। इसलिए ज्योमेट्री में हमेशा देखिएगा प्रश्न में रहता है माना कि बिंदु ए, बिंदु सी, माना कि त्रिभुज ABC। जब बिंदु को माना गया है तो रेखा को भी माना जाता है, रेखा को माना गया है तो उससे अपनी आकृतियों को भी माना जाता है। इसलिए बिंदु एक्चुअली में होता नहीं, केवल माना गया। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन मानते हैं कि नहीं हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। क्यों है? कि जब आदमी बोल रहा है, चल रहा है, बतिया रहा है, तो कहेंगे नहीं एक अंदर आत्मा है। जब बोलना, चलना, बतियाना बंद कर देता, आराम से दम हो गया, कुछ उसका सुनवाई नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा, तो कह देंगे लगता है इसके आत्मा इससे निकल गया। तो उसी तरह से बिंदु एक प्रकार के आत्मा का रूप है जिसका कोई रूप नहीं होता है, माने कि इसका कोई भाग नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह से होता है, निर्देश किया जाता है। इस तरह से कि निर्देश कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो मेरे अंदर अभी आत्मा है, निर्देश हुआ। और अगर हम बोलना भी बंद कर दे, समझे मेरा आत्मा निकल गया। बिल्कुल चीज समझ गए। चलिए, बिंदु को अपरिभाषित है, समझ, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है। बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। बड़े अक्षरों से मतलब हुआ कि जैसे बिंदु ए,
बिंदु बी और बिंदु सी, ये 3 बिंदु है। ये तीनों बिंदु से क्या बनाते हैं, बना। तो ये बिंदु को जो सूचित कर रहे हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अगला जानते हैं, एक बिंदु में अनंत रेखाएं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अगर आपके पास एक बिंदु है तो कितने रेखाएं गुजर सकती है? इस बिंदु से आपको अगर गुजारना रहे तो अनंत रेखाएं हम गुजार सकते हैं। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए, एक बिंदु से कितने रेखा गुजर सकते हैं? अनंत गुजर सकते हैं। क्लियर है? दो भिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अगर दो अलग अलग बिंदु है तो उससे क्या रेखा गुजरेगा? एक और केवल एक रेखा। तो इसके लिए यूक्लिड बताए कि कैसे गुजरेगा। तो इसके लिए बताए कि पहले दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु P एक बिंदु Q ले, और इससे कह रहा है कि अनंत रेखा एक रेखा केवल गुजरती है। तो कैसे? तो इस बिंदु से बहुत सारा रेखा खींचिए और यहाँ से भी बहुत सारा रेखा खींचिए। तो खींचने पर पता चला कि एक ही रेखा ऐसा हुआ जो ये दोनों बिंदु से होकर के गुजरा। इसी से पता चल गया कि दो भिन्न बिंदु से कितने रेखा गुजर सकती है? एक रेखा गुजर सकती है। और यही इन्होंने एक अभिगृहित दिया। इन्होंने कुल मिलाकर के, यूक्लिड ने इन्होंने कुल मिलाकर के 465 प्रमेय इनके द्वारा और बाकी लोग के द्वारा, यानी कि जैसे हो गया आपका थेल्स हो गया, यूक्लिड हो गया, यूक्लिड हो गए, आपका पाइथागोरस हो गया, सब मिला के कुल मिला के 465 प्रमेय है। और इनका भी बहुत, उसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा सबसे प्रारंभ में करके परिभाषा, खास करके देश परिभाषा जो दी है। चलिए, तो ये अभिगृहित था कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अभिगृहित का मतलब होता है एज्यूम्स, केवल माना जा सकता है, इसे प्रूफ नहीं किया जाता है। यानी वह अभिगृहित वह है जिसे सर्वव्यापी सत्य मान लिया जाता है बिना प्रूफ किए हुए। जैसे कहेंगे सूर्य पूरब में उगता है, ये सर्वव्यापी क्या है? सत्य है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो जिसे बिना सिद्ध किए हुए सर्वव्यापी सत्य मान लिया जाता है, उस चीज को कहा जाता है अभिगृहित। और प्रमेय जो होता है अभिगृहित अवधारणा के द्वारा, सहायता के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, लेकिन अभिगृहित को सिद्ध नहीं कर सकते, इसे केवल व्याख्या कर सकते हैं। केवल चीजों समझ गए होंगे। और प्रमेय जो सिद्ध होता है अभिगृहित के द्वारा, अभिगृहित एग्जिम्स जो चीज मानते हैं, जो अवधारणा होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ क्या हुआ? दो भिन्न बिंदु से कितने रेखा गुजर सकती है? एक और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। दो भिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। एक बात और समझेगा, एक रेखा में कम से कम एक बिंदु हो सकते हैं। माने एक रेखा में कम से कम कितने बिंदु है? कम से कम एक बिंदु नहीं, कम से कम दो बिंदु होते हैं। माने जैसे ये कोई रेखा है, इसमें बहुत सारा बिंदु, इस रेखा में भी बहुत सारा, लेकिन अगर कम से कम बात किया जाए तो दो बिंदु। माने बहुत छोटा रेखा के लिए, बहुत छोटा, तो कम से कम क्या बिंदु? दो बिंदु। अब ऐसे एक रेखा में कितना बिंदु है आपका? अनंत बिंदु। ऐसे एक रेखा में अधिक से अधिक कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है, उसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन कम से कम कितना होगा? तो दो होगा। यही बात को भी समझ गए होंगे। चलिए, अब जानते हैं बिंदु के प्रकार के बारे में। तो बिंदु का आप लोग को लग रहा होगा कि अच्छा बिंदु के भी प्रकार होता है, पहली बार सुने हैं। हाँ, तो दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक संरेख बिंदु और एक आपका असंरेख बिंदु। एक संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट और एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि जैसे समझिएगा, यदि एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु है, ए बी सी डी, ये चार बिंदु है। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर, यही रेखा पर ये सब बिंदु, इन सभी बिंदु को कहेंगे संरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में स्थित हो, माने एक ही सीधा रेखा में स्थित हो, तो वैसे, क्योंकि दो क्यों नहीं? क्योंकि दो को तो कम से कम होता है, तो अधिक से अधिक कितना लेना है? दो से अधिक, माने तीन या तीन से अधिक लेंगे। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में अगर हो, हम सीधा लाइन में हो, तो सभी बिंदु को कहेंगे कि संरेख बिंदु। और तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे एक बिंदु ए है, एगो यहाँ बी है, एगो यहाँ सी है, एगो यहाँ डी है, ये सब बिंदु जो है एक सरल रेखा में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। क्या कहेंगे? और ये भी रेखा पर बी और सी बिंदु नहीं है, तो ये बिंदु क्या कहलाया? असंरेख बिंदु। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछिएगा कि अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त के परिधि पर तीन बिंदु ए बी सी, तो किस प्रकार के बिंदु होंगे? तो असंरेख बिंदु, क्योंकि यह एक सीधी रेखा में नहीं, ये कर्व लाइन है, तिरछी लाइन। जब सीधा में रहता तो कहते हैं हम क्या? असंरेख बिंदु। जैसे कहेगा किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन बिंदु है, ए बी सी है, किस प्रकार के बिंदु है? तो असंरेख बिंदु, क्योंकि ये सीधा लाइन में नहीं। लेकिन किसी त्रिभुज के एक भुजा पर तीन बिंदु,
या 4 बिंदु है, जैसे सी, जब मान लेते हैं पी क्यू आर एस, तो किस प्रकार का बिंदु होगा? इस संरेख बिंदु, एक भुजा पर सीधा लाइन में संरेख बिंदु, और ये तीनों शीर्षों पर कैसा? असंरेख बिंदु। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरलरेखा में स्थित न हो तो उसको बोलते हैं असंरेख बिंदु, जब एक सीधा रेखा में हो तो उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। तो आज तक कितना ही, मिलेंगे अगले दिन। अब अगले दिन में हम लोग चर्चा करने वाले रेखा और रेखा के बहुत सारे प्रकार के बारे में, जैसे सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, संगामी रेखा, उसके बाद आपको संपाती रेखा, उसके बहुत सारे इस तरह से रेखाएं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेखा कोण अगर आपका क्लियर है तो ज्योमेट्री का आपका जो बेस होता है वो क्लियर हो जाएगा। आपको हर एक प्रकार का ज्योमेट्री का प्रश्न आप बना सकते हैं, बिल्कुल प्रश्न देखने के साथ ही। तो आज तक कितना ही, मिलेंगे अगले दिन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल को अब तो आप जरूर ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बने रहेंगे इसी तरह से। लगभग 50 टाइप सीटेट का जाएगा, और पहले हम आपको 20 टाइप तक पढ़ाएंगे, जो कि आपका प्रश्न ये विषय वस्तु से रहेगा आपको बनाने वाला, और बाकी उसके बाद जो चलेगा पेडागोगी चलेगा आपको 15 नंबर का, उसमें भी बेन हिले का ज्यामितीय संरचना चलेंगे, गणित का प्रकृति चलेंगे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। गणित का जो एनसीएफ में क्या है, तो हर चीज़, गणित का परिभाषा जो विशेष जो मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो सर डटन के बारे में, अरस्तु के बारे में, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में, फिर आपको ये डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, इस तरह से बहुत सारे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। आपको गणित में एकदम डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं, एकदम 100% निकलेगा, बिल्कुल चीज़ों को समझ होंगे। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सब लोग को धन्यवाद।